Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 2 मार्च 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पर एक्सेस कर पाओगे, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है देलागोआ बे को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो सेलिन 1 है ये एक लूनार ऑर्बिट मिशन है, तो आखिरकार ये जो मिशन है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर तब भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोग को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज़पेपर के जो पेज नंबर 1 है। इस पेज नंबर 1 पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि रिलेटेड हैं रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट से। बट अभी क्या हुआ है, आज ये जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज से ऊपर भी आपको एक छोटा सा पेज देखने को मिलेगा जहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स है और इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये आर्टिकल ये क्या बात करता है कि अभी रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लगातार 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन से लगातार रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और इन अटैक्स के दौरान जो यूक्रेन के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सब यूक्रेनियन छोड़ के जा रहे हैं यूक्रेन को। लगभग आसपास की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत सारे लोग एज अ रेफ्यूजी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के अंदर आने वाले टाइम पर जो ये रेफ्यूजी क्राइसिस है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। अगर हम लोग इस वाले मैप को देखें जो कि काफ़ी अच्छा सा मैप यूज़ किया गया है आज के न्यूज़पेपर में, तो इस मैप में आपको ये जो रीजन है ये देखने को मिलेगा, ये यूक्रेन है, ऊपर रशिया है, और इन दोनों के बीच में आपको बहुत सारे ये ऑरेंज कलर के रीजन देखने को मिलेंगे। ये सारे आप कह सकते हो यूक्रेन का ही पार्ट है। यूक्रेन के हिस्से में जो भी ये ऑरेंज कलर के रीजन्स है ये बताते हैं कि रशियन फोर्सेस ने इन सारे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है, रशियन फोर्सेस का यहाँ पर दबदबा हो चुका है। और जब आप लोग इस यूक्रेन के नीचे वाले हिस्से को देखते हो, क्रीमिया को, तो इसको तो ऑलरेडी यहाँ पर रशिया कब्जा चुका है 2014 में। उसके बाद ये 2 एरिया छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, एक लुहांस्क और एक दोनेत्स्क। लुहांस्क और दोनेत्स्क को यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट नेशन मान चुका है रशिया। उसके बाद ये जो बाकी एरियाज़ हैं यहाँ पर ऑलरेडी रशियन फोर्सेस का कब्जा हो चुका है। तो एग्जैक्टली बताया गया हर तरफ से रशिया आज के टाइम पर अटैक कर रहा है, ठीक है, चाहे ऊपर से देख लो चाहे इधर से देख लो, और सभी जगह से अटैक हो रहा है रशिया के ऊपर। और कितने दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, और इन्हीं अटैक की वजह से लगभग 6,77,000 जो यूक्रेनियंस हैं, यूक्रेन में रहने वाले लोग हैं, अप्रॉक्स आप कह सकते हो 7 लाख के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ से निकल गए। क्यों, अब अटैक हो रहा है तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो निकल कर पोलैंड पहुँचे हैं, स्लोवाकिया पहुँचे हैं, हंगरी पहुँचे हैं, रोमानिया पहुँचे। तो इन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर ये सारे लोग पहुँच रहे हैं। तो इन कंट्रीज़ के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस इंक्रीज हो जाएगा, लोग शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका है। एक सिंपल सा आर्टिकल यहाँ पर मेंशन किया गया। एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि पोलैंड के अंदर लगभग 90,000 के लोग आसपास पहुँच चुके हैं, हंगरी में 60,000 के आसपास, मोल्दोवा में पहुँच चुके हैं, उसका स्लोवाकिया और रोमानिया में भी 40,000 के आसपास लोग पहुँच चुके हैं। तो लगभग 7 लाख लोग निकल चुके हैं यूक्रेन से और अलग अलग कंट्रीज़ में पहुँच चुके हैं। उसके बाद एक चीज़ और बताई गई, देखो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जहाँ पर जो शबिया मांतू हैं ये एक स्पोक्स वुमेन है, किसकी, यूएनएचसीआर की।
क्या होता है यूएनएचसीआर, अभी आपको मैं बताऊंगा। तो ये एक यूनाइटेड नेशन की रेफ्यूजी एजेंसी है। इन्होंने बताया कि ये जो नंबर्स हैं अभी तो कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर ये और तेज़ी से इंक्रीज़ होंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर उन कंट्रीज़ में रेफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लोग आए हैं फिर उनको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, उनकी सुविधा के लिए, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग समझ चुके हो आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन किया गया। अब जब हम लोग इस आर्टिकल को देखते हैं तो न्यूज़ तो हमें समझ में आ गई, बट स्पेसिफिकली बात करें, हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो एक बॉडी यहाँ पर चर्चा में वो है यूएनएचसीआर। तो इसके बारे में ज़रूर जान लेना, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 के अंदर एक टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। ये देखो मैंने सिलेबस भी लगा दिया है, ये जीएस पेपर 1 का पूरा सिलेबस है, ये आपको जीएस पेपर 2 का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। ये यूपीएससी के थ्रू वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल पूरा सिलेबस है। जब आप लोग इस सिलेबस को स्क्रॉल करते हो तो नीचे बिल्कुल ऑप्शन, नीचे बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपके सिलेबस का ये पार्ट होने वाला है, तो ध्यान रखना इसको, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। ये एक यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेजर काम ये है इसका कि जो भी रेफ्यूजीज़ हैं उनकी लाइफ्स को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देना, उनके लिए एक बेटर फ्यूचर को बनाना, क्योंकि अब एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो उनको ऑब्वियस सी बात है बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी। तो क्या है, उनको यहाँ पर एक उनके लाइफ को प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। इसका नाम ही यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, रेफ्यूजीज़ के लिए इसको बनाया गया। साथ साथ यहाँ पर इसको कब बनाया गया था, तो इसको 1950 में क्रिएट किया गया, ताकि जो यूरोपियंस थे, बहुत सारे यूरोपियंस यहाँ पर जा रहे थे, ठीक है, अलग अलग मतलब कंट्रीज़ के अंदर पहुँच चुके थे, तो उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल हैं, जिसमें से एक आर्टिकल ये है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया की तरफ से क्या देखने को, जो रशिया यूक्रेन के क्राइसिस हुए हैं, इसमें यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स फंसे पड़े हैं यूक्रेन के अंदर। लगभग 20,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में। अब बहुत सारे लोग तो आ चुके हैं, 9-10 हज़ार के आसपास तो लोग आ चुके हैं इंडिया के अंदर वापस, बट अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जिसमें से यहाँ पर कल न्यूज़ आई थी कि जो गार्ड्स हैं उन्होंने यहाँ पर खूब यहाँ पे डंडे वगैरह बरसा दिए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर भी, और जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो मेडिकल स्टूडेंट हैं इंडिया के, उनके ऊपर यहाँ पर डंडे बरसाए गए हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स आज के टाइम पर। वहाँ पर यूक्रेन की तरफ से यहाँ पर ये मारा पीटा गया है। तो अगेन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। कल ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, आप लोगों ने इसको देखा होगा। कल मैंने आपको जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसके अंदर वीडियो के लास्ट में बता दिया था। तो अगेन देखो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर हुआ? तो मतलब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आगे चलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा, मैंने ये भी तो बताया था कल कि आखिरकार क्यों मारा गया यूक्रेन की तरफ से, जो यूक्रेन की फोर्सेस है उन्होंने यहाँ पर पीटा है इंडियन स्टूडेंट्स को। क्यों पीटा? क्योंकि आपको पता होगा यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिसेंटली वोटिंग हुई थी, रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग जानी थी, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने यहाँ पर बोला ना हमें वोट देंगे ना हमें वोट देंगे, एक तरीके से रशिया को सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो यूक्रेन का कहना ये था कि इंडिया ने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए यूक्रेन के अंदर। क्लियर हुआ? नाउ आते हैं मेन पेज के ऊपर। अब इस पेज पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है पहला। अगेन क्या बात की गई है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एक भारतीय बच्चे की जान जा चुकी है इस पूरे अटैक के अंदर, और कल ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड में थी। अब यहाँ पे बात करते हैं ये अटैक हुआ कहाँ पर, ये हुआ है खार्किव में। अगेन यूक्रेन का ही पोर्शन, एक छोटा सा खार्किव देखने को मिलेगा, वहीं पर यह अटैक हुआ। ये आपको स्टूडेंट देखने को मिलेगा। इस छात्र की यहाँ पर जान गई है इस पूरे इंसिडेंट के दौरान। नाम क्या है इस छात्र का? नाम है नवीन, ठीक है, जिसको यहाँ पर मार दिया गया खार्किव यूक्रेन में। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जब आप लोग मैप देखोगे इधर, तो इस मैप में आपको यहाँ पर नज़र आएगा यूक्रेन, और ये वाला पोर्शन खार्किव वाला। अभी खार्किव पर बहुत बुरी तरह से अटैक हो रहा है, ठीक है। रशिया जो है यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक कर चुका है। अब तो इनफैक्ट रशिया बॉम्बार्डिंग वगैरह भी कर रहा है, और इनफैक्ट ये न्यूज़ आज कवर नहीं है न्यूज़पेपर के अंदर, बट कल ही यहाँ पर इंडिया ने जारी कर दिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी वाहन मिलता है, जैसे भी कुछ भी मिलता है, वो फटाफट वहाँ से निकलें, क्योंकि अब रशिया जो है पूरे कीव, यानी कीव कैपिटल को पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो अटैक करेगा।
क्योंकि कीव कैपिटल के अंदर आज के टाइम पर जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो छुपे पड़े हैं। और रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है यूक्रेन की सरकार बदल जाए, क्योंकि जो यूक्रेन की सरकार है आज के टाइम पर, जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर प्रो अमेरिकन है, यानी कि यूएसए की साइड में ये देखने को मिलती है। तो रशिया चाहता है कि ये सरकार हट जाए और जेलेंस्की को मार दिया जाए। तो रशिया ने बहुत पहले से यहाँ पर बोल रखा है कि भाई जैसे भी हो जेलेंस्की को ढूंढ के मार दो। ठीक है, जेलेंस्की को ढूंढ के मार दोगे तो बाकी सारी यहाँ पर चीज़ें जो हैं हम लोग संभाल लेंगे। तो अभी जेलेंस्की कीव कैपिटल के अंदर छुपे पड़ा है। और तो फिर रशिया लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहा है। और अब बॉम्बार्डिंग में कल वैक्यूम बॉम्ब भी छोड़ दिया गया था। कल ये न्यूज़ कवर करी गई है, जो कि आज मैं अभी कवर करूंगा। आगे वैक्यूम बॉम्ब क्या होता है, आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी प्रॉब्लम जो है ना, लगातार डे बाय डे इंक्रीज होती हुई चली जा रही है, जैसा आप लोग देख पाओगे। अभी जो इंडियन स्टूडेंट की जान गई है वो खार्किव के अंदर गई है। खार्किव के अंदर बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से यहाँ पर अटैक हुआ, रशियन फोर्सेस ने यहाँ पर अटैक किया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बट यहाँ पर चीज़ें कंफर्म नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा। ये जो वॉर है यूक्रेन के अंदर, इसने यहाँ पर आप कह सकते हो क्लेम किया कि भारतीय एक स्टूडेंट है, लगभग 21 साल का यहाँ पर स्टूडेंट देखने को मिलेगा। ये स्टूडेंट कर्नाटका से हैं, जिनकी जान गई है ट्यूसडे में, यानी कल के दिन, यूक्रेन की खार्किव सिटी के ऊपर, वहाँ पर शहर में। और बताया गया कि अभी भी बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर वहाँ पर फंसे पड़े हैं, उनको लेकर आना है। और इंडिया अब यहाँ पर काम कर रहा है। और खासकर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रिंगला साहब, इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि जो ये स्टूडेंट है जिसकी जान गई है, इस स्टूडेंट की जो बॉडी है वो अभी खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुँचा दी गई है। प्लस यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत हम लोग इसको इंडिया लेकर आ जाएंगे, इस बॉडी को। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी 4000 बच्चे फंसे हुए हैं खार्किव के अंदर, उनको भी हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो खार्किव में अभी सिचुएशन खराब है और आने वाले टाइम पर और बदतर होने वाली है। क्यों? देखो, इसके पीछे का रीज़न है ना कि रशिया ने सोचा था कि इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब थोड़े से 2-3 दिनों में यहाँ पर बुरा हाल कर देंगे यूक्रेन का। लेकिन यूक्रेन की जो फोर्सेस है ना, वो लगातार यहाँ पर आप कह सकते हो लड़ रही है रशिया से। और लड़कर अभी तक काफ़ी सारी जगहों को बचा रखा है। तो अब क्या है, रशिया काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि मतलब इतना ज़्यादा, मतलब सोचा नहीं था कि ये होगा। एक तरफ से सैंक्शन लग रहे हैं रशिया के ऊपर, हर तरफ से सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, उधर से यहाँ पर ये यूक्रेन को पूरी तरह से इन्वेड नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में आ गया है। अब यहाँ पर बॉम्बार्डिंग वगैरह खूब ज़्यादा चालू कर दी गई है रशिया की साइड से। क्लियर हुआ? तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे श्रृंगा साहब ने बोला है कि हम लोग अभी फिलहाल तो यूक्रेन के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है ऑलरेडी, तो उनको मेडिकल सप्लाइज, इक्विपमेंट्स, टेंट, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें हम लोग पहुँचाएंगे, ऐसा हमारा यहाँ पर एक दावा दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसका एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, अगेन यहाँ पर वही चर्चा हुई गई है। किस चीज़ को लेकर है कि देखो, इंडिया ने ट्यूसडे में मतलब कल के दिन बोल दिया है कि भाई देखो, मैंने आपको पहले बताया, जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे पड़े हैं उनको निकलने के लिए बोला गया कि जो भी चीज़ें मिले फटाफट निकलो। और अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहाँ पे फंसे हैं? बेलगोरोड। बेलगोरोड भी एक जगह है, वहीं पे रशिया के पास में है। तो यहाँ पर फंसे पड़े हैं बच्चे। ये खार्किव से, मतलब खार्किव में जहाँ पे अभी हमने लोकेशन देखी, खार्किव से 40 किलोमीटर दूर बेलगोरोड है, वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं। और इनफैक्ट क्या कह रहे हैं, वो बॉम्बार्डिंग हो रही है, तो इसके से यहाँ पर वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगेन एक कंसर्न वाली बात है, अगर वो निकलते हैं और इधर उधर से अटैक होता है तो अगेन उनकी जान को भी काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद बताया गया कि देखो, हम लोग अभी क्या है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करें रशिया यूक्रेन के साथ में, और थोड़ा सा टाइम मांगे कि भाई थोड़ी देर रशिया रुक जाए। थोड़ी देर रशिया रुक जाएगा तो हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल पाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स की जो जान है वो हमारे लिए प्रायोरिटी के ऊपर रखी गई है। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी भी है, तो हम लोग चाहते ही हैं कि थोड़ी देर के लिए रशिया रुक जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रशिया अगर थोड़ी देर के लिए भी रुक जाता है तो इतनी देर में यूक्रेन की फोर्सेस और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था, यूक्रेन के पास वेपन्स आ रहे हैं, हथियार यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ लगातार हथियार भेज रही हैं यूरोपियन यूनियन को, तो सॉरी यूक्रेन को। तो इसी वजह से यहाँ पर रशिया रुकने वाला नहीं है। बट यहाँ पर कोशिश है कि बातचीत हो, थोड़ा बहुत हम लोग मामले को थमा दें, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल पाएँ। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पूरा यहाँ पर हम लोग साथ ही साथ चीज़ों को कवर करें, पूरे दुनिया भर में क्या क्या, खासकर इन दोनों कंट्री से रिलेटेड क्या क्या डिस्प्यूट्स है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को कवर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, इसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, तो सारी चीज़ें कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद आता है अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जीएसटी रेवेन्यू को लेकर। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से। तो जीएसटी रेवेन्यू देखो हर महीने का निकल कर आता है। जैसे कि जनवरी का मंथ समाप्त हुआ तो ऑब्वियसली बात है टैक्स का कलेक्शन कितना हुआ है उसको लेकर एक डेटा आता है। अब फरवरी का मंथ यानी फरवरी का महीना समाप्त हुआ तो वहाँ पर जीएसटी रेवेन्यू कितना हुआ है वो बताया गया। तो जीएसटी रेवेन्यू फरवरी 2022 के अंदर 1.3 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। एक अच्छी बात है। जब जीएसटी को हम लोग लेकर आए थे तो हमारा टारगेट ही यही था, 2017 में जब हम लेकर आए थे तो हमारा टारगेट ये था कि हम लोग क्या कर सके, हम लोग यहाँ पर हर महीने
1 लाख करोड़ से ऊपर का ये रेवेन्यू कमा सकें। और अभी तक यहाँ पर बहुत कम बार हुआ है, ठीक है। तो अभी उसमें से आप कह सकते हो जब से जुलाई में 2017 में हमने लॉन्च किया जीएसटी को, तब से 5 बार ऐसा देखने को मिला है कि 1.3 लाख करोड़ से ऊपर हम लोगों ने कमाया है जीएसटी रेवेन्यू। उसमें से एक ये भी जोड़ लो, फरवरी के महीने में पिछले महीने काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू आया है जीएसटी का। तो देखो अब इस आर्टिकल को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर महीने ये बदलता रहेगा, हर महीने का डेटा अलग अलग आता रहेगा। तो एक बार पढ़ो, थोड़ा सा आइडिया लो, उसके बाद यहाँ पर हटा दो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। टारगेट हमने रखा है 5K प्लस लाइक्स का, ठीक है। काफ़ी सारे लोग देखते हो, ठीक है। आप लोग देखने के साथ साथ सपोर्ट कर सकते हो एक लाइक करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। जीएस पेपर 3 के अंदर हमारा टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी का, तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट के बीच में भारत को भी काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट हमारे जो डिफेंस रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दोनों कंट्रीज़ के साथ। हम लोग यूक्रेन के साथ भी काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज़ कर चुके हैं, और रशिया से तो हमने बहुत कुछ परचेज़ किया है, बहुत कुछ खरीदा है। हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, सभी के पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि रशियन ओरिजिन है। तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया कि हमने S-400 डील करी थी। अब उस S-400 डील को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। पता नहीं डिफेंस सप्लाई हो पाएगी इंडिया के अंदर या नहीं हो पाएगी इस डिस्प्यूट की वजह से। केवल ये डिस्प्यूट ही नहीं है, क्योंकि अभी कंट्रीज़ के सैंक्शन लग चुके हैं रशिया के ऊपर, तो पता नहीं रशिया इन फ्यूचर हम लोग को ये सप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अब भारत के ऊपर भी खतरा बढ़ चुका है। अभी तक हम सोच रहे थे काटसा के सैंक्शन नहीं लगेंगे, बट अब अगर भारत ने S-400 परचेज किया तो रशिया हमारे ऊपर काटसा के सैंक्शन भी लगाने वाला है। सॉरी, यूएस काटसा के सैंक्शन लगाने वाला है। काटसा के सैंक्शन यूएस लगाता है। काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो सिलेबस, जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। जब जीएस पेपर 2 के सिलेबस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा किस चीज़ को लेकर, बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेट कर सकते हो। साथ साथ जीएस पेपर 3 देखोगे तो यहाँ पर पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, पूरा अलग से यहाँ पर स्पेसिफिक पोर्शंस दे रखा है, ठीक है। एनवायरमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिफेंस का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, साइंस एंड टेक का, वो सारे पोर्शंस जीएस पेपर 3 के अंदर आते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो अगेन इसलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको सिलेबस दिखाया। हुआ क्या है, टेंशन्स बढ़ चुकी हैं दोनों कंट्रीज़ के क्राइसिस के बीच में, तो इसमें हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम लोग अगर S-400 सिस्टम परचेज करते हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, यूएस हमारे ऊपर काटसा के सैंक्शन लगा देगा। ये काटसा के सैंक्शन होते क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। इसका मतलब यह है, यूएस पहली बात यहाँ पर ये सैंक्शन लगाता है कि मान लो कोई कंट्री रशिया के साथ या ईरान के साथ व्यापार करती है, ठीक है, या नॉर्थ कोरिया के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ कोई व्यापार करता है। मान लो भारत ने रशिया के साथ व्यापार किया, तो यूएस क्या करेगा, इनको तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन भारत के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, जिसको हम लोग काटसा बोलते हैं। तो यही हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम लोग बात करें तो 2014 में रशिया ने क्रीमिया वाला रीजन हथिया लिया था, तो इसकी वजह से यूएस काफ़ी नाराज़ रहता है रशिया से। उसके बाद दूसरा रीज़न यह है, 2019 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर रशिया का एक इंटरफेरेंस देखने को मिला था यूएस के अंदर। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस ये बोलता है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ व्यापार करेगा तो उस कंट्री के ऊपर काटसा के सैंक्शन लगा देंगे। तो अभी भारत ने S-400 सिस्टम परचेज किया, तो यहाँ पर भारत के ऊपर ही सैंक्शन लगने का काफ़ी बड़ा डर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ी दिनों पहले काफ़ी कम हो चुका था, क्योंकि हम लोग देख रहे थे काटसा के सैंक्शन नहीं लगेंगे। बट अब क्या है, अब सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, रिलेशन यूएस रशिया के बीच में और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो इसकी वजह से डर ये हो चुका है कि बिल्कुल ये सैंक्शंस हमारे ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये भी है कि अभी रशिया को खुद को अभी डिफेंस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, खुद को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अभी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम लोग को ये प्रॉपरली ये डिफेंस सप्लाई कर पाए। उसके साथ साथ यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन से हम लोगों ने क्या परचेज़ किया है, AN-32 हम लोगों ने परचेज़ किया है। तो अभी यूक्रेन के अंदर भी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, तो यूक्रेन से भी हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे डिफेंस सप्लाईज प्रॉपरली हमारे पास हो नहीं पाएगी, ये आप देख पाओगे। ये एग्जैक्टली इसके अंदर मेंशन किया गया। मैं आप लोगों को इन दोनों के रिलेशंस के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या आप लोगों को कवर करना है। जैसे हम लोग इंडिया रशिया के डिफेंस रिलेशन को कवर करते हैं, तो इसमें आप लोग नोट डाउन कर सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या है। देखो, दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है, उन कंट्रीज़ के रिलेशन के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया रशिया के बीच में है डिफेंस कॉपरेशन का।
उसके साथ साथ डिफेंस कॉपरेशन के साथ साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच में लगातार मीटिंग होती रहती हैं, ठीक है। और दोनों डिफेंस मिनिस्टर मतलब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मिनिस्टर ये आपस में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। 2008 में इसी चक्कर में एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को बनाया गया था ताकि क्या कर सके हम लोग अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। और ये जो कमेटी बनाई गई थी इसमें हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साथ ही साथ यहाँ पर जो रशिया का डिफेंस बॉडी है उसके यहाँ पर मेंबर भी थे। तो अगेन डिफेंस सेक्टर के लेकर दोनों कंट्रीज़ ने बहुत काम किया है। एक समय था जब यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए, एक वीक पॉइंट पर पहुँचे। बट जो करंट सिनेरियो है 2013-14 के बाद से जो रिलेशन डेवलप हुए हैं वो कुछ अल्टीमेट लेवल के हैं। लगातार हमने डील करी है, लगातार हम लोगों ने रशिया से कुछ ना कुछ परचेज़ किया है। उसके बाद हम लोगों ने S-400 सिस्टम को परचेज़ किया जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई। और हालांकि हमें डर था कि यूएस हमारे ऊपर काट सके सैंक्शन लगाएगा, उसके बाद भी हमने S-400 सिस्टम को परचेज़ किया। फिर डिफेंस सेक्टर में बात करें तो यहाँ पर इजराइल, यूएस, फ्रांस, रशिया, ये सब मतलब इजराइल, यूएस, फ्रांस तो टॉप हम लोगों को सप्लाई करते हैं डिफेंस सेक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट्स को। उसमें रशिया भी टॉप पर आता है। रशिया भी एक मेजर डिफेंस सप्लायर है हम लोगों का, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बात करें तो इंडिया ने और भी बहुत सारी डील्स को अप्रूव कर दिया। MiG-29, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, ये भी रशिया से हम लोग परचेज कर रहे हैं। ये डील हुई है $2.4 बिलियन की। उसके बाद अभी इंडिया रशिया ने दोनों ने मिलकर क्या किया है, यहाँ पे बोला है कि हम लोग AK-203 राइफल्स का कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये साइन कर लिया गया है। AK-203 राइफल्स को बनाया जाएगा, दोनों कंट्रीज मिलकर बनाएंगी। उसके साथ साथ हम लोग अभी 200 KA-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी ले रहे हैं, किससे, रशिया से। उसके बाद कुछ पेपर पब्लिश हुए थे कहाँ पर, स्टिम्सन सेंटर पे। इन्होंने बताया कि 86% जो इक्विपमेंट, वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो भारत के अंदर हैं ये सब रशियन ऑरिजिन है। मतलब 86% जो सामान हमारे डिफेंस सेक्टर में यूज़ हो रहा है वो रशिया से ही लिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया। तो अभी इंपोर्ट ही कर रहे थे हम लोग रशिया से, बट अभी रिलेशन इतने अच्छे हो चुके हैं कि इंपोर्ट के साथ साथ दोनों कंट्रीज मिलकर साथ में चीज़ों को बना भी रही हैं। एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को दोनों कंट्रीज ने मिलकर बनाया है ना। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में लगातार अलग अलग अभ्यास हो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें एक्सरसाइज इंदिरा एक जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडिया रशिया के बीच में होती है, ध्यान रखना इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारी नेवी के पास एक एक्टिव एयरक्राफ्ट है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत बड़ा सा विशाल सा यहाँ पर जहाज़ है हमारे पास जिसका नाम है INS विक्रमादित्य है। ये किसके थ्रू लिया गया, अगेन यहाँ पर ये रशियन ऑरिजिन है। तो अभी तक हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरे पर काम चल रहा है विक्रांत के ऊपर, आपको पता होगा, ठीक है। अभी वहाँ पर प्रॉपरली उसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही है, लगातार कर रहे हैं हम लोग, वो भी जल्दी अप्रूव हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर जो ये विक्रमादित्य है ये काम करता हुआ नजर आएगा, ये रशियन ऑरिजिन है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन, अटैक सबमरीन है, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन किसी कंट्री के पास होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम पर जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन होती नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन बहुत लंबे समय तक पानी में रह सकती है। तो हमारे पास है चक्र सबमरीन, चक्र 2, ये भी रशियन ऑरिजिन है। उसके बाद आर्मी की बात करें तो आर्मी के पास T-92 और उसके बाद T-72 बैटल टैंक्स हैं, ये सब रशियन ऑरिजिन है। एयरफोर्स की बारे में बात करें तो हमारे पास Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये भी रशियन ऑरिजिन है। तो रशिया अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस प्लेयर है हमारे लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बताया इंडिया रशिया के बीच में, ठीक है। कार्ड साहब मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं इंडिया यूक्रेन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है दोनों के बारे में। तो अगर हम बात करें यूक्रेन के साथ, तो देखो यूक्रेन के साथ भी रिलेशन हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जैसे ही यूक्रेन आज़ाद हुआ था, आज़ाद नहीं कह सकते, यूक्रेन टूटकर एक कंट्री बना था। लगभग 1991 में USSR टूटा, पहले यूक्रेन USSR का पार्ट हुआ करता था। अब 1991 में टूटा तो यूक्रेन अलग हो चुका था, एक अलग से देश बन चुका था। यूक्रेन टूटने के बाद टोटल 15 देश निकले, USSR टूटने के बाद टोटल 15 देश निकल कर आए थे, ठीक है। अब जैसे ही 1991 में ये यूक्रेन एक अलग से देश बना, उसके अगले साल ही 1992 के अंदर भारत ने अपनी एम्बेसी यूक्रेन की कैपिटल कीव के अंदर एस्टेब्लिश कर दी। उसके फिर अगले साल फिर यूक्रेन ने अपने अलग अलग मिशन भारत के अंदर लॉन्च कर दिए। इससे रिलेशन दोनों के बढ़ते चले गए। डिफेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगेन यहाँ पे जो यूक्रेन है ये बहुत सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों को काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को सप्लाई कर रहा है। इंडिपेंडेंस से ही, लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगातार ये सप्लाई करता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को, जब से इनका देश आज़ाद हुआ है। अगर हम लोग बात करें जो यूक्रेन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेपन्स को बनाते हैं, जिसमें एक है R-27 एयर टू एयर मिसाइल।
ठीक है, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल भी करती है। तो ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर चीज़ें बदल चुकी हैं। हम लोग भी यहाँ पर काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और दुनिया भर को दे रहे हैं। ट्रेड के मामले में बात करें, व्यापार के मामले में, तो इंडिया यहाँ पर यूक्रेन का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल्स के मामले में बात करें तो भारत बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन के अंदर। क्लियर हुआ। कल्चर के बारे में बात करें तो लगभग 20,000 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे यूक्रेन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में बस यही हो गया कि रशिया यूक्रेन के रिलेशन ख़राब हो गए। रशिया यूक्रेन के रिलेशन ख़राब ना होते तो यहाँ पर रिलेशन हमारे दोनों कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं कि यूक्रेन के साथ क्या डील है हमारी AN-32 की, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद काटसा के सैंक्शन क्या है, AK-203 राइफल्स, इंडिया रशिया के रिलेशन क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कवर कर ली। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नव आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, रशिया बियर्स डाउन ऑन कीव एंड खार्किव। मैंने आपको बताया कि रशिया का जो अटैक है वो यूक्रेन की कैपिटल कीव और एक दूसरा शहर है खार्किव, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। ठीक है, लगातार एक अग्रेसिव बॉम्बार्डिंग हो रही है यहाँ पर। और इसी के दौरान कल क्या हुआ, वैक्यूम बॉम्ब्स मार दिए गए। ठीक है, वैक्यूम बॉम्ब छोड़ दिया गया और वैक्यूम बॉम्ब अपने आप में बहुत ज़्यादा डिजास्टर बॉम्ब होता है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये देख पाओगे आप लोग, कल दुनिया भर में बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करे गए। ठीक है, अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए कि रशिया ने एक वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया इन्वेजन के दौरान, और ऐसा यूक्रेन ने खुद क्लेम किया है। क्वेश्चन ये है, वैक्यूम बॉम्ब होता क्या है? देखो, वैक्यूम बॉम्ब को हम लोग थर्मोबैरिक वेपन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भी सोख लेता है। अगर मान लो किसी एरिया के अंदर ये बॉम्ब गिरा दिया गया तो वहाँ की ऑक्सीजन को भी सोख लेगा और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि वहाँ पे इंसान जो है वो भी पिघल जाएगा। ये यहाँ पर वैक्यूम बॉम्ब है। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से पहले जो खतरनाक, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब तो अपने आप में बहुत डिजास्टर्स है ही, उससे पहले जो खतरनाक बॉम्ब है वो यहाँ पर ये वैक्यूम बॉम्ब देखने को मिलता है। अब वैक्यूम बॉम्ब रशिया के पास भी है और उसके US के पास भी है। अब रशिया के पास जो वैक्यूम बॉम्ब है इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। ठीक है, FOAB, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो रशिया के पास है इसको बोलते हैं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, जो कि कल यूक्रेन के ऊपर छोड़ा गया। उसके बाद इधर US के पास भी एक बॉम्ब है ऐसे ही वैक्यूम बॉम्ब, जिसको बोलता है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। ठीक है, MOAB US, FOAB रशिया, ध्यान रखना इसके बारे में। उसके साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक आर्टिकल ये भी मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी कि रशिया वाले बॉम्ब के बारे में बताया गया। इस बॉम्ब का जो वज़न है वो लगभग 7,100 किलोग्राम्स का देखने को मिलेगा। इसकी क्षमता की बारे में बात करें तो इसमें 44 टन TNT मिलता है। जैसे बॉम्ब्स की बात करते तो RDX और ये सारे बॉम्ब्स होते हैं, ऐसे यहाँ पर TNT देखने को मिलता है। TNT क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोग देखोगे। ठीक है, ये सोर्स क्या है, Britannica.com ने बताया है। TNT की बात करें तो ये है ट्रिनिट्रोटोलिन करके ये नाम आपको देखने को मिलेगा। एक येलो कलर का सॉलिड सा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, जिसको हम लोग विस्फोट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाम ध्यान रखना, TNT का मतलब है ट्रिनिट्रोटोलिन करके ये नाम देखने को मिलने वाला है। क्लियर हुआ। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये TNT देखने को मिलता है। जो रशिया वाला बॉम्ब है ये आप देख पाओगे, इसका वजन है 7,100 किलोग्राम, और US वाला जो बॉम्ब है इसका जो वजन है 9,800 किलोग्राम। और मैंने आपको बताया कितना टन, लगभग 11 टन TNT होता है किसके अंदर, रशिया वाले बॉम्ब के पास देखने को मिलेगा। और तबाही कितने मचा सकता है, अगर बॉम्ब गिरा दिया गया है तो 300 मीटर के एरिया में ये तबाही मचा सकता है। पहला टेस्ट इसका 2007 में हुआ था। उसके बाद इधर बात करें अमेरिका वाले बॉम्ब की तो इसमें 11 टन TNT देखने को मिलता है और ये अगेन 150 से 300 मीटर के बीच में तबाही मचा सकता है। इसकी जो टेस्टिंग है पहली वो 2013 के अंदर की गई थी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ये भी बोला गया है इसकी जो कीमत है लगभग 120 करोड़ रुपए की कीमत ये देखने को मिल जाती है। ये वाला जो बम है ये कहाँ यूज़ किया गया था, ये यूज़ हुआ है सीरिया के अंदर, और ये वाला जो US वाला बम है ये यूज़ हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, ये भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये मैंने आपको बता दिया TNT वगैरह क्या है, वैक्यूम बॉम्ब क्या होते हैं, ये हम लोगों ने अच्छे से इसको डिस्कस किया। अब क्या हुआ, उस वैक्यूम बॉम्ब के साथ साथ भी लगातार बहुत सारे छोटे छोटे अटैक। अब देखो ये अटैक जो हो रहे हैं ना, इसमें सिविलियंस को भी खतरा पहुंच चुका है। अब रशिया एग्रेसिव हो चुका है ज़्यादा, मतलब अग्रेसिव होने के बाद क्या कर रहा है, अटैक्स कर रहा है, बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक हो रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, मिसाइलें छूट कर बिल्डिंग्स पर जा रही हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग से गिर रही हैं, तो ये कुछ मतलब ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं अब, है ना। तो सिचुएशन और बेकार हो चुकी है। अगर हम बात करें रॉकेट की तो रॉकेट यहाँ पर स्ट्राइक हुआ खार्किव में, जैसे ही एक रॉकेट गिरा उसी रॉकेट की वजह से लगभग 10 लोगों की जान चली गई, 35 लोग घायल हो गए। और ये एक कहानी है, और ऐसे बहुत सारे और भी इंसिडेंट होते हुए लगातार नजर आए। लगभग अगर हम लोग देखें
एक सप्ताह से जो रशियन ट्रूप्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस बॉर्डर को कब्जा लें, बट ये फेल हो गए। यही तो मेन रीज़न है। रशिया लगातार कोशिश ये कर रहा है कि हम लोग जल्द से जल्द मामला ख़त्म करें, लेकिन ये यहाँ पर अभी जल्द से जल्द कम कर नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार एक तरफ से तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, दूसरी तरफ से यूक्रेन को नहीं कब्जा पा रहे हैं, हम लोग यूक्रेन को इन्वेड नहीं कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से बॉम्बार्डिंग चालू कर दी। सिविलियंस की जान जा रही है। पिछले 48 घंटे के अंदर बहुत सारे सिविलियंस की जान जा चुकी है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में बहुत सारी बॉम्बार्डिंग कर दी गई है। और आने वाले टाइम पर आपको अभी, हाँ एक चीज़ और आपको पता होगा, ये न्यूज़पेपर के अंदर कवर नहीं है कि कल परसों की खबर है कि जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स उनको अलर्ट में लगा दिया है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि रशिया क्या करे कि आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं यूक्रेन में एक आध जगह एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे, ठीक है, जिससे कहे कि अब यहाँ पर रुक जाओ, वरना यहाँ पर आने वाले टाइम पर ये एक मेन शहर के अंदर गिरेगा। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर डेफिनेटली हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि व्लादिमीर पुतिन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन फिर कहेंगे बाद में, रशिया को ये लगेगा कि यार हम लोग इधर से सैंक्शन लग रहे हैं, उधर से हम लोग यूक्रेन को नहीं कब्जा पा रहे, ठीक है, अब परेशान हो गए। तो परेशान होने के बाद इनके पास ऑप्शन बचेगा न्यूक्लियर बॉम्ब का, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब की कैटेगरी आती है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहेगी कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। ये हम लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली जैसा जैसा आज के टाइम पर सिनेरियो चल रहा है, ऐसी प्रिडिक्शन डेफिनेटली लगाई जा सकती है। अब क्या है, रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत करने के बारे में चर्चा की जा रही है। देखो इसका सोल्यूशन यही है, रशिया यूक्रेन आपस में बैठें, डिस्कशन करें, डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर इस मामले को सुलझाएं। तो दोनों के बीच में बातचीत हुई है, मंडे में बातचीत हुई थी, बट इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। बट दोबारा बातचीत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और दिखाई ये पड़ रही है कि रशिया अभी तक तो कम कम सोल्जर्स भेज रहा था, बट अभी बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर जाने वाले हैं। इनफैक्ट कल हम लोग एक डेटा पढ़ रहे थे जहाँ पर कीव इंडिपेंडेंट, मतलब ये यानी यूक्रेन का खुद का एक सोर्स है, यूक्रेन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। यूक्रेन ने बताया है कि हमने बहुत सारे सैनिक मार दिए हैं, लगभग 4000 से आसपास यहाँ पर जो रशियन सोल्जर्स है वो मार दिए हैं यूक्रेन ने। तो यूक्रेन भी इधर से लगातार लड़ रहा है, लगातार यहाँ पर यूक्रेन एक तरीके से मतलब कि काउंटर कर रहा है रशिया को। लेकिन अब क्या हुआ, यूएस की एक सैटेलाइट कंपनी मार्क्सर ने एक इमेज दिखाई। इमेज क्या दिखाई कि रशियन टैंक्स बढ़ रहे हैं, 60 किलोमीटर की एक लंबी कतार यहाँ पर आप कह सकते हो आ रही है, और यहाँ पर काफ़ी सारे फ्यूल ट्रक्स और रशियन टैंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर यूक्रेन के अंदर आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर अब बहुत सारे सोल्जर्स आएंगे यूक्रेन के अंदर और पूरे यूक्रेन को यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। तो इसी वजह से हमारे जो इंडिया है, इंडिया के ऑफिशियल्स ने कल एक ट्वीट किया कि जितने भी भारतीय लोग हैं फटाफट निकलें, क्योंकि अब अटैक बढ़ने वाला है, अब एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, अब यूक्रेन की हालत और ख़राब होने वाली है। तो फटाफट वहाँ से निकल जाएं सभी लोग, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है एग्जैक्टली क्या क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। मैंने इस आर्टिकल के रिगार्डिंग सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बॉम्ब्स गिर रहे हैं, तो अभी जब बॉम्ब गिराया गया कहाँ पर, खार्किव में, यूक्रेन के अंदर, तो इसके प्रति क्या हुआ, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की ने बोला ये एक वॉर क्राइम है, ठीक है, यहाँ पर ये वॉर क्राइम नहीं होना चाहिए, बॉम्बार्डिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बॉम्बार्डिंग की गई है। और उसके बाद जेलेंस्की ने यहाँ पर ये भी बोला कि जो ये वैक्यूम बॉम्ब उठाया गया है, वैक्यूम बॉम्ब यहाँ पर मतलब दागा गया है किसकी तरफ से, रशिया की साइड से, ये कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट्स का, जो कि यूएन को लेकर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं कि यहाँ पे ऐसे बॉम्बार्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसका वायलेशन होता नजर आएगा। तो आज के टाइम पर रशिया एक वॉर क्राइम कर रहा है, ये जेलेंस्की का कहना है। आई होप आपको ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके नीचे भी आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं। उससे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर कर लेते हैं, वो यहाँ पर ये वाला है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, इजिप्ट क्या करने वाला है, जो स्वेज कैनाल है इसकी ट्रांजिट फीस को इंक्रीज़ करने वाला है जहाज़ों के लिए। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिट फीस को सिंपली आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन फीस, मतलब जो भी जहाज़ स्वेज कैनाल से निकलेंगे उनके जो चार्जेस वगैरह लगाया करते थे वो चार्जेस बढ़ने वाले हैं। स्वेज कैनाल पिछले साल जुलाई में काफ़ी चर्चा में था, हमने इसके साथ डिस्कशन भी किया था। हुआ क्या था, स्वेज कैनाल में एक जहाज़ अटक गया था, आपको याद होगा, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूँ। ये मैप देखो, मैप ऑफ स्वेज कैनाल यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इधर आपको यहाँ पर ये पूरा का मैप देखने को मिलेगा। इधर इंडिया नज़र आएगा, इंडिया के कंपैरिजन में आप जब इधर जाओगे इधर आपको नज़र आएगा ये वाला पोर्शन, इधर आपको इजिप्ट दिखेगा, ठीक है, इजिप्ट के नीचे सूडान है, इजिप्ट के बराबर में यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया नज़र आएगा, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में रेड सी बह रही है, ठीक है। और रेड सी से जब आप लोग ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा कनाल है, एक कनाल खोद के बनाया गया है। देखो मैं आपको एक और ये दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे कनाल खोद के बनाया गया है। अच्छा, ये कनाल क्यों बनाया गया, कनाल इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ से जहाज़ निकला जा सके, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इस कनाल को बनाया गया है। तो अभी क्या होता है ना, इस वाले एरिया से बहुत सारे जहाज़ निकलते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेड सी और ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है ये स्वेज कैनाल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
तो ये जो स्वेज कनाल है ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो क्या होगा, यहाँ से इंडिया के पास से भी बहुत सारे जहाज़ जाते हैं ऐसे, और इस कनाल से निकलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा यूरोप, लंदन, सारी जगह पर घूमने जा सकते हैं जहाज़, यहाँ पर अपना सामान पहुँचा सकते हैं। क्लियर हुआ। तो अभी स्वेज कनाल कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेटेड है, इजिप्ट और इसराइल, यहाँ पर आप देख पाओगे बीच में आपको स्वेज कनाल देखने को मिलेगा। तो अगर रेड सी नीचे है और रेड सी से ऊपर मेडिटेरेनियन सी में जाना है तो इस कनाल से निकल कर जाना पड़ेगा। ये कनाल बहुत पतला सा है, ठीक है, एग्जैक्टली आप देख पाओगे इतना पतला सा है, जिसमें पिछले साल कहानी ये हुई थी, एक जहाज़ एक आंधी के कारण इस प्रकार से अटक गया था। ये ऐसे भी नहीं घूम रहा था, ऐसे भी नहीं घूम रहा था, तो उसको सीधा करके निकाला गया, और काफ़ी सारा यहाँ पर ट्रेड जो है यहाँ से होता है। अदरवाइज़ अगर स्वेज कनाल ना हो तो जो व्यापार है वो इतना ज़्यादा पूरे यहाँ पर आप देख पाओगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को घुमा कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर खर्चा ज़्यादा आएगा, तो इसी वजह से स्वेज कनाल काफ़ी शॉर्टर रास्ता और जल्दी भी यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। अब जब इस कनाल से निकलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक फ़ीस लगती है। कोई मान लो जहाज़ हमने भेजा, अब यहाँ पर चार्ज लगेगा, उसी चार्ज को इंक्रीज़ कर दिया गया। अब वो पैसा किसके पास जाएगा, तो वो पैसा सब इजिप्ट कमाता है, क्योंकि स्वेज कनाल भी इजिप्ट के अंडर में ही आता है, ध्यान रखना इसके बारे में। चलो मैं आपको स्वेज कनाल के बारे में बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अभी क्या हुआ, इजिप्ट ने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन फीस को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, जो भी चार्जेस इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे है जो कि दुनिया भर के ट्रेड को सबसे अच्छी तरीके से संभालता है। और साथ साथ बताया गया, एक स्टेटमेंट ये दिया गया, जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है, जैसे मान लो कोई अगर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लेकर जा रहे होंगे, या केमिकल टैंकर्स होंगे, या कुछ और लिक्विड बल्क टैंकर्स होंगे, उसके लिए फ़ीस को 10% से इंक्रीज़ किया जाएगा। या फिर कोई वेसल्स होंगे, कोई ऐसे जहाज़ जहाँ पर व्हीकल्स रखे होंगे, या नेचुरल गैस होगा, जनरल कार्गो होगा, तो इनका जो पैसा है वो इंक्रीज़ करके यहाँ पर 7% कर दिया जाएगा। और साथ साथ जो ऑयल के टैंकर होंगे या फिर क्रूड के टैंकर्स वगैरह जाएंगे तो उसमें 5% से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये डेटा हमारे पास आता है। और क्या बताया गया, देखो इजिप्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ये कैनाल पहली बात कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी को, जैसा हमने मैप में देखा। जो इजिप्ट के लिए बात करें तो इजिप्ट के लिए कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनाल सबसे पहली बार ओपन किया गया था 1869 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, कुछ अथॉरिटीज़ है जिनका कहना यह है इस कनाल के माध्यम से इजिप्ट के पास बहुत सारा पैसा आता है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो 20,650 के आसपास जो शिप हैं वो यहाँ से पास होते हैं हर साल इतने जहाज़ निकलते हैं, ठीक है। और ऐसा बताया गया 2020 में ये जहाज़ की मात्रा कम हो गई थी, बट 2021 के अंदर वापस से जहाज़ बढ़ चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। बट अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्वेज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। देखो जो ये शिप अटका था ना पिछला वाला, उसको उस शिप का नाम दिया गया था एवर गिवन करके, ठीक है। तो एवर गिवन नाम का जहाज़ अटका था स्वेज कनाल के अंदर। तो पिछले 1 साल के अंदर ये कनाल 2 से 3 बार चर्चा में है, तो इसके बारे में इस वजह से याद रखना। स्वेज कनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल सी लेवल है, मतलब इसको खोदते खुद यहाँ पर एक वाटरवे बना दिया गया है, और जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। ये जो कनाल है ये सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशिया से। ये मैंने आप लोगों को समझा रखा है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये पूरा एशिया हो गया, इधर यहाँ पर ये अफ्रीका हो गया। एशिया अफ्रीका को अलग करने वाला ये स्वेज कनाल है। अगर ये भी मिला होता आपस में तो ये सब जॉइंट होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग है, इसकी वजह से अफ्रीका और एशिया दोनों अलग हो जाते हैं। क्लियर हुआ, तो दोनों को सेपरेट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक रास्ते को छोटा कर देता है, हम लोग यूरोप बहुत आराम से पहुँच सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा एरिया घूम के जाना पड़ेगा, जैसे मैंने भी आप लोगों को मैप में दिखाया। प्लस ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला लेन देखने को मिलेगा, जहाँ से सबसे ज़्यादा जहाज़ जाते हैं। दुनिया भर का जो भी व्यापार है, 12% का जो व्यापार है वो यहीं से निकलता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो 12% व्यापार सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते से हो रहा है। ये यहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लिंक है, जहाँ से हम लोग ऑयल, नेचुरल गैस, कार्गो को शिप करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर। हमारे पास कुछ डेटा है, जो स्वेज कनाल अथॉरिटी है उसका डेटा आता है साल 2020 के अंदर, और ये साल 2020 का डेटा ये बोलता है कि लगभग साल 2020 में 19,000 के आसपास जहाज़ यहाँ से निकले हैं। लगभग 51 या 52 जहाज़ यहाँ से निकलते थे रोज़, और जिससे यहाँ पर कितना पैसा कमाया गया, 1.17 बिलियन कितना अमाउंट कितना यहाँ पर ट्रेड किया गया, तो 1.17 बिलियन टन तक यहाँ पर ट्रेड किया गया है, जिससे लगभग $5 बिलियन तक का पैसा कमाया गया था। तो पिछले साल का जो रेवेन्यू है इस कनाल के माध्यम से, तो इजिप्ट ने कितना पैसा कमाया, $5.61 बिलियन का ये रेवेन्यू कमाया है पिछले साल, ऐसा बताया गया। और अभी इजिप्ट अनाउंस किए कर चुका है कि जो स्वेज कनाल है इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि अभी बहुत पतला है, तो इसको इंक्रीज़ किया जाएगा, इसके रास्ते को बढ़ाया जाएगा, ताकि जहाज़ वगैरह अटके ना और आराम से यहाँ से निकल सके। अगर हम लोग बात करें ये कनाल कितना पुराना है, तो 150 साल पुराना कनाल है। ये पहले कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश और फ्रांस के थ्रू, बट यहाँ पर बाद में 1956 में इजिप्ट के हाथ में आ गया। तब से यहाँ पर इसको पूरी तरह से जो कनाल है वो इजिप्ट संभाल रहा है। इसका स्वेज कनाल कैसे नाम पड़ा, तो इस कनाल को ओन करती थी एक स्वेज कनाल कंपनी, ठीक है। स्वेज कनाल नाम की कंपनी थी जो कि ओन करती थी, वो कंपनी फ्रांस और ब्रिटिश की हुआ करती थी। बट
यहाँ पर क्या हुआ, इजिप्ट के हाथ में जब सब कुछ आया तो यहाँ पर ये इजिप्ट ने भी यहाँ पर स्वेज कनाल नाम रहने दिया। और ये जो कनाल है, अगर हम बात करें पिछले इतिहास में सिर्फ 5 बार बंद हुआ है, ठीक है, 5 बार बंद हुआ है। और साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि लगभग 8 साल तक ये बंद था, ठीक है। अब ये जो कैनाल है, ये आखिरी बार जब ओपन हुआ है वो 1975 था, जब री ओपन हुआ है तब से बंद नहीं हुआ। तब से पिछले साल इसमें जहाज अटक गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए बंद हो चुका था, बट अभी वापस से चीज़ें चलती हैं स्वेज कनाल को लेकर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं स्वेज कनाल को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बात करता है रेडी टू हेल्प नेशनल्स ऑफ नेबर कंट्रीज़। देखो इंडिया ने यूएनएससी के अंदर, ठीक है, आपको पता है बोला है कि देखो हम लोग क्या करेंगे, अपने कंट्री की तो मदद कर ही रहे हैं, हम लोग अपने कंट्री के इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से तो निकाल ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों का फोकस ये है कि हम लोग जो है क्या करें, अलग अलग कंट्रीज़ की भी मदद करें। जैसे कि अभी क्या है ना, बहुत सारे जो इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं जिनके बहुत सारे लोग यूक्रेन में फंसे पड़े हैं, उनके लोगों को भी निकाला जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इसके बारे में, उनके लोगों को भी निकाला जाएगा। और उसके साथ साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ जो कि इस न्यूज़पेपर के अंदर कवर नहीं है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ अपडेट करता हुआ चल रहा हूँ, साथ ही साथ जो कि यहाँ पर सुबह की भी न्यूज़ है, ठीक है, कल रात तक की न्यूज़ है, वो भी अपडेट करता हुआ चल रहा हूँ। देखो एक चीज़ और है कि भारत ने इंडियन एयरफोर्स को भी एक्टिव कर दिया है। अब इंडियन एयरफोर्स भी जा रही है लगातार और इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से लेकर आने वाली है, जिसमें हम लोग अपना C-17 एयरक्राफ्ट का यूज़ करें। देखो आज जाकर ना क्या करना, गूगल पर C-17 के बारे में सर्च करना। जो C-17 एयरक्राफ्ट है, बहुत विशाल सा जहाज़ है, वो जहाज़ नहीं कह सकते, बहुत विशाल सा यहाँ पर वो मतलब एरोप्लेन कह लो या एयरक्राफ्ट कह लो, वो देखने को मिलेगा, बहुत विशाल सा, जिसके अंदर लगभग 500 लोग बैठ सकते हैं। ट्रक रख सकते हो, हेलीकॉप्टर उसके अंदर रख सकते हो, ऐसा विमान। तो उसको यहाँ पर वर्किंग में लाया गया, तो उसको ले जाएंगे हम लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक साथ यहाँ पर लेकर आया जा सकता है उस विमान के थ्रू, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये भी एक्टिव कर दिया गया है। तो ये अभी सुबह की खबर है, ये या फिर कल रात की खबर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये मैंने सुबह पढ़ा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बाकी तो ये वर्ल्ड पेज पर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे मैंने आपको बता दिए, काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे चर्चा की गई है किस चीज़ के बारे में, देखो चिप शॉर्टेज के बारे में। दुनिया भर के अंदर एक चीज़ का शॉर्टेज हुआ जिसकी वजह से सारा इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर का हिल गया, वो था सेमीकंडक्टर चिप। तो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसको भी काफ़ी बड़ा लॉस होता हुआ नजर आया है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति, सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, होंडा, ये लोग ये बता रहे हैं कि हमारा जो होलसेल है वो लगातार ड्रॉप होता हुआ चला गया है। फरवरी के मंथ में लगातार होलसेल ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है, मतलब गाड़ियाँ कम बिकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया गाड़ी का प्रोडक्शन भी कम हुआ है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खासकर इस सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज पड़ गया। अब ये जो चिप है ये लॉकडाउन में क्या हुआ, ये आ नहीं पाए, ठीक है। पूरे लॉकडाउन में यहाँ पर क्या हुआ, चिप को हम लोग बना नहीं पाए। देखो इंडिया के पास फैसिलिटी नहीं है कि सेमीकंडक्टर चिप को हम लोग बनाएं, इसीलिए रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जारी किया गया है इस सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए। तो ये हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये हम लोग ताइवान से खरीदते हैं। ताइवान के अंदर 2020 का डेटा ये बोलता है कि ताइवान के अंदर सबसे ज़्यादा चिप्स का प्रोडक्शन हुआ है। तो ताइवान एक टॉप मोस्ट कंट्री है, उसके बाद यूएस में भी होता है, साउथ कोरिया में भी होता है, ये सारे लोग चिप्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये चाइना बहुत कम प्रोड्यूस करता है, बट ध्यान रखना। तो सेमीकंडक्टर चिप एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर उसके बाद आगे कंपनीज़ का डेटा बताया गया, इस कंपनी ने इतनी बिक्री करी, इस कंपनी का इतना घाटा हुआ, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर वो है सेमीकंडक्टर चिप। तो सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है, तो मैं आप लोगों को छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ ताकि आप लोग याद रख सको, ठीक है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कवर करने के लिए यार, कोई बात नहीं, करेंगे एक एक करके। सेमीकंडक्टर यहाँ पर डिवाइसेस ऐसे देखने को मिलता है। देखो सेमीकंडक्टर चीज़ ये हर जगह पर है, सेमीकंडक्टर इज़ एवरीवेयर, ये ध्यान रख सकते हो। चाहे वो छोटा सा बल्ब हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के अंदर ये सेमीकंडक्टर चिप लगी पड़ी है। कार हो, कार के अंदर भी सेमीकंडक्टर चिप लगी पड़ी है। क्वेश्चन ये है सेमीकंडक्टर चिप बनती कैसे है, तो ये चिप बनती है सिलिकॉन से, ठीक है। ये सिलिकॉन ये रॉ मटेरियल होता है, इस रॉ मटेरियल को रिफाइन करने के बाद हम लोग इस सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों बना रहे हैं सेमीकंडक्टर को, क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ। तो सेमीकंडक्टर को समझने से पहले आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर पहले समझो, सेमीकंडक्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। कंडक्टर क्या होता है, मान लो एक वायर एल्यूमिनियम का है या फिर कॉपर का है। मान लो एक कॉपर का तार है, कॉपर के तार के अंदर इधर से आपने, मान लो एक कॉपर का तार है, इधर से आपने करंट छोड़ा तो करंट यहाँ तक पहुँचेगा ना,
आराम से पहुंचेगा, बिल्कुल करंट लग जाएगा बहुत तगड़ा। तो क्या है, तो मतलब कंडक्टर वो होता है, कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी आसान से फ्लो हो जाती है, काफ़ी ईजिली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से फ्लो हो जाए वो कंडक्टर, मतलब इसके अंदर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर बिल्कुल बेकार होते हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती। जैसे रबर, रबर के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। इस वजह से चप्पल पहन के आप लोग यहाँ पर कहीं तार वगैरह जोड़ते हो, तो रबर जो है या फिर कोई ग्लास हो गया या पेपर हो गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वो इंसुलेटर, जहाँ पर बहुत आराम से पास होगी, जहाँ पर कंडक्ट होगी आराम से इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं कंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन दोनों के बीच में आने वाली चीज़। इन दोनों के बीच में आने वाली चीज़ हम लोग ऐसे ये बना देते हैं, ऐसे ये बनाते हैं, ये सिलिकॉन से बनता है। अब सेमीकंडक्टर का मतलब है कि हम लोग इसके अंदर करंट पास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो करंट को पास करते करते हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर करंट को बस कंट्रोल किया जा सकता है, ज़्यादा छोड़ना चाहें ज़्यादा छोड़ सकते हैं, कम छोड़ना चाहें कम छोड़ सकते हैं, रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर का होता है फ़ायदा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सेमीकंडक्टर चिप क्या है। तो सेमीकंडक्टर का यूज़ आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुका है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया साल 2020 का जब आप लोग के डेटा देखते हो तो यहाँ पर जब हम लोग देखें तो ताइवान एक ऐसी कंट्री बना है जहाँ जिसने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया था सेमीकंडक्टर्स का। उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ कोरिया देखने को मिलेगा, देन उसके बाद यहाँ पर अदर कुछ कंट्रीज़ आ रही थी, बट ताइवान का एक बहुत मेजर रोल था सेमीकंडक्टर्स को लेकर। क्लियर हुआ, तो इस आर्टिकल का भी हमने पोस्टमार्टम अच्छे से कर दिया है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है भाई यूक्रेन की वॉर से जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब देखो हमें तो नुकसान होने वाला है डेफिनेटली, रशिया यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है, इससे दोनों कंट्रीज़ को ही नुकसान नहीं हो रहा है, दुनिया भर को नुकसान हो रहा है, जिसमें से इंडिया भी बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करने वाला है। जैसे कि हमारे पास जो क्रूड ऑयल है वो बहुत महंगा होने वाला है, कच्चा तेल बहुत महंगा होने वाला है। ठीक है, कच्चा तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, रशिया से बहुत सारा तेल लेते हैं, लेकिन रशिया अब दे नहीं पाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस लेते हैं रशिया से, जेम्स ज्वेलरीज वगैरह, ठीक है, ऑयल हो गए, फर्टिलाइज़र यानी जो खाद वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग रशिया से परचेज करते हैं। तो इनकी जो महंगाई है ना, ये डेफिनेटली बहुत बढ़ने वाली है। और आने वाले टाइम पर, अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो पेट्रोल वगैरह हैं इनके दाम आने वाले टाइम पर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एक स्पेसिफिक आइटम के बारे में बताया गया है। अगेन वो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पढ़ लिया आपको पता चल गया। लेकिन इसके अंदर सुबह मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो मैंने आपको ये बताया कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि एक तरफ से नुकसान हो रहा है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। वो क्या है कि देखो, रशिया और यूक्रेन गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा गेहूं उगाते हैं। अब क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर लड़ रही हैं, गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ पर चलो हो भी रहा है, तो क्या हुआ, ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि गेहूं लेती हैं रशिया यूक्रेन से, तो वो इंडिया से ले सकती हैं। इंडिया यहाँ पर बीच में आ सकता है। इंडिया यहाँ पर अभी जो कंट्री इन दोनों से गेहूं लिया करती थी, अब इंडिया उनको गेहूं दे सकता है। ठीक है, अब उनको गेहूं देंगे, हमारे रिलेशन, ट्रेड रिलेशन उनके साथ डेवलप होंगे, लॉन्ग टर्म में हम लोग चीज़ें सेट कर पाएंगे और उससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि भारत भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि हम लोग कंजम्पशन हमारा भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। तो अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है। तो मैंने इसके अंदर एक और एस्पेक्ट ऐड कर दिया। क्लियर हुआ, तो आप आर्टिकल को हर तरीके से देख पाओगे, इसका बैकग्राउंड, इसका एस्पेक्ट क्या है, हर तरीके से देख पाओगे। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ से अगेन बोला गया इंडिया को एक फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। अभी हमने नुकसान पड़ा था कि कच्चे तेल वगैरह के दाम बढ़ जाएंगे। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो आईटी जॉब्स हैं, रशिया के अंदर आईटी जॉब्स हैं, यूक्रेन के अंदर आईटी जॉब्स हैं, वो सब शिफ्ट हो जाएंगे इंडिया के अंदर। तो लगभग पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम पर कि लगभग यहाँ पर जो 70%, जो 80 लाख जॉब्स की 70% जो जॉब्स हैं वो इंडिया के अंदर आने 80,000 के आसपास की जो जॉब्स हैं उसकी 70% इंडिया के अंदर आने वाली हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी जॉब्स आती हुई नजर आएंगी, खासकर आईटी स्किल्स वाली जॉब्स जो कि अभी यूक्रेन रशिया में देखने को मिलती हैं। तो इंडिया उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर हमें आईटी सेक्टर में थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो अगेन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। देखो इनमें ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग में जाना होगा वहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि यहाँ पे आप डिटेलिंग में जा सकते हो और यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को कवर करो। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल्स कवर। उसके बाद एक आर्टिकल ये भी काफ़ी चर्चा में था, अश्नीर ग्रोवर की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चर्चा में। शार्क टैंक के बारे में आपने सुना होगा, एक शो ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो अश्नीर ग्रोवर ने अभी भारत पे को क्विट कर दिया, जिस भारत पे को बनाया था। ठीक है, खुद की कंपनी को उन्होंने बनाया, उसका क्विट कर दिया। तो आप कहोगे
खुद की कंपनी से रिज़ाइन करना पड़ा, ऐसे कैसे? देखो, कंपनी जब बनाते हैं तो कंपनी बनाने के बाद धीरे धीरे क्या हो चाहिए, वो धीरे धीरे पैसा उठाया जाता है, फंडिंग उठाई जाती है। फंडिंग जब उठाते हैं तो कंपनी का इक्विटी, जो कंपनी का स्टेक होता है, वो दे देते हैं दूसरे लोगों को। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसे यहाँ पर 10% 20% करके काफ़ी सारा स्टेक यहाँ पर दे दिया था अलग अलग लोगों को। अब उनकी मेजोरिटी हो गई, अब वो सब साथ में मिल जाएंगे, वो लोग साथ में वोटिंग करेंगे, तो कंपनी का ओनर भी बाहर है। ठीक है, स्टीव जॉब्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये आपको याद होगा। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी दी गई है, मतलब एक अलग से इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हो, बस ये आपके लिए हेल्पफुल ज़्यादा रहेगी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। लेकिन पता नहीं हम लोग एडिटोरियल्स पर क्यों आए हैं, क्योंकि एडिटोरियल्स हमारे लिए एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का एडिटोरियल सेक्शन बिल्कुल बेकार है, ठीक है, बिल्कुल बेकार, काम का बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्टिकल आईपीसीसी के बारे में बताया गया। कल ही मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया भर में यहाँ पर दिक्कत है कि आने वाले टाइम पर हमने अगर अपने एनवायरमेंट को लेकर कुछ स्टेप्स नहीं उठाए तो गर्मी और ज़्यादा बदतर हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बदतर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, सी लेवल राइज होगा, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं या कोस्टल एरिया से वो डूबेंगे, जो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। मैंने कल बिल्कुल फ्रंट पेज पर पहला ही आर्टिकल ये कवर किया था। उसके बाद जो आज आप एडिटोरियल देख पा रहे हो, इस एडिटोरियल के अंदर रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इसके बारे में पूरा स्टार्टिंग से सब कुछ कवर किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एडिटोरियल है हिजाब कंट्रोवर्सी, तो अगेन यहाँ पर आज पूरा एडिटोरियल सेक्शन बेकार है। बहुत देर से मैंने यहाँ पर दिमाग मारा इसके अंदर, बहुत देर से खोजा, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर नहीं मिली हैं। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा ही था यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर इसको स्किप करें। प्लीज़ आज मत इस पर टाइम वेस्ट करना, इसको स्किप करना और अपने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर फोकस करना। देखो, आज आर्टिकल बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी थे, वो हमने कवर करे हैं। ये यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं, देखो बहुत सारे नए लोग होंगे, उनका कहना होगा कि हमने तो नहीं पढ़ा रशिया यूक्रेन का कंट्रोवर्सी, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। सिर्फ करना क्या है, कल वाला वीडियो देख लेना, कल ज़्यादा पुराना नहीं है, कल का वीडियो है, बिल्कुल अपडेट सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है वहाँ पर। प्लस कल मैंने ये पढ़ाया आपको कि आपको लिखना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इशू को हमें लिखना कैसे है, कल मैंने आपको पढ़ाया है। तो कल आप वीडियो ओपन करो, टाइप कर लेना 1 मार्च 2022 द हिंदू एनालिसिस दीपक यादव एजुकेशन, वीडियो आ जाएगा, उसको क्लिक करना और वीडियो के लास्ट में चले जाना। आपको मैंने पूरा वॉर स्टार्टिंग से पढ़ा दिया, स्टार्टिंग से बिल्कुल, ठीक है। कल दोबारा से पढ़ाया है, और सबसे बड़ी बात लिखना कैसा, तो सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, तो जाकर प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्लियर हुआ। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे और जो कि मतलब बेकार हैं, आप लोग प्लीज़ इस पेज को आज स्किप करना, कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं निकला है। अब चलते हैं हम लोग टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर। अभी भी एडिटोरियल है हमारे पास, एक एडिटोरियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पेज पर। आपको पता होगा जो द हिंदू का ऑनलाइन एडिशन है, इसके ऊपर एक और पेपर आता है, मतलब एडिटोरियल के अलावा एडिटोरियल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज, जिसको हम लोग टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आर्टिकल, एक लौता आर्टिकल, ये तो इंटरनेशनल खबर हो गई, एक लौता आर्टिकल ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इस आर्टिकल की लेंथ देख पा रहे होंगे, कितना लंबा चौड़ा आर्टिकल है। यहाँ पे बताया कि मणिपुर के अंदर जो इंसर्जेंसी है, जो विद्रोह वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, इसका इतिहास क्या है, फिर उसके बाद सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए इसको कम करने के लिए, तो वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर ओपन करते हैं। अब बात करते हैं, इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। तो ये सिलेबस मैंने ओपन कर दिया आपके सामने, जीएस पेपर 3 का बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, नीचे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये पूरा का पूरा पॉइंट देखने को मिलेगा, तो आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हुआ क्या है, अभी रिसेंटली हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, अनाउंस कर दिया है कि हम लोग एक बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो मणिपुर के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बने पड़े हैं, जो विद्रोह ग्रुप्स बने पड़े हैं, जो कि यहाँ पर मणिपुर को बोलना चाहते हैं एक अलग से हमें स्टेट का वो दे दें, दर्जा दे दें, एक अलग से एरिया हम लोगों को दे दें इंडिया से अलग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, नॉर्थ ईस्ट रीजन में शांति बना सकें। क्योंकि मणिपुर आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखने को मिलता है, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ मणिपुर कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो आप ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देखोगे, इधर असम हुआ, ठीक है, ऊपर नागालैंड हुआ, नीचे मणिपुर हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये मणिपुर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर डिस्कशन करने के बारे में चर्चा की गई है। देखो, जो विद्रोह है मणिपुर के अंदर, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। कैसे, सबसे पहला रीजन क्या हुआ, सबसे पहला रीज़न में यहाँ पर ये बताया गया कि देखो, जो राइज ऑफ सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है मणिपुर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। कब, जब मणिपुर को ज़बरदस्ती मर्ज कर लिया गया भारत के साथ, ठीक है। तो मणिपुर को हमने ज़बरदस्ती मर्ज कब किया था भारत के साथ, 15 अक्टूबर 1959 में। ध्यान रखना, 15 अक्टूबर 1949 में हम लोगों ने मणिपुर को भारत में मर्ज कर लिया, मिला लिया। और फिर उसके बाद
यहाँ पर क्या हुआ, मणिपुर को हमने स्टेटहुड तो दिया नहीं, एक राज्य बनाया नहीं, तो मणिपुर यहाँ पर 1949 में भारत के अंदर मर्ज कर लिया गया। उसके बाद इसको स्टेटहुड दिया जाता है, स्टेट बनाया जाता है 1972 में। इसके बीच में गैप हो जाता है बहुत बड़ा। इसकी वजह से यहाँ पर इंसर्जेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण यही है, ठीक है, कि वो लोग विद्रोह करने लगते हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो ग्रुप्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली बात करें तो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगले पाइक, उसके बाद कांगले पाइक कम्युनिस्ट पार्टी, कांगलेई यावुल कन्नावलुप। यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग यहाँ पर आउटफिट्स बन जाते हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? हम लोग को एक इंडिपेंडेंट मणिपुर चाहिए, हम लोग इंडिया के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हमें एक अलग से मणिपुर का एरिया दे दो, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से भी काफ़ी जो इंसर्जेंसी है वो मणिपुर के अंदर बढ़ जाती है। तो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, जो हिस्ट्री बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, देखो मणिपुर के अंदर तो क्राइसिस देखने को मिलेंगे, उसके साथ नागालैंड के अंदर भी देखने को मिलेंगे। नागालैंड में भी नागा मूवमेंट चलाया गया। नागा मूवमेंट के दौरान यहाँ पर आप कह सकते हो मांग करी गई नागालैंड की, मतलब ग्रेटर नागालैंड की। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मांग क्या की गई थी एग्जैक्टली, एक मैंने मैप लगा रखा है यार, मैप कहाँ गया वो वाला, एक सेकंड, हाँ ये वाला मैप देखोगे तो जो NSCN है वो क्या चाहता है, वो चाहते हैं नागालैंड को एक अलग से, ये भी इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं, मतलब एक अलग से एरिया चाहते हैं। तो नागालैंड ऊपर का हिस्सा है, नीचे मणिपुर है, बट ये लोग चाहते हैं क्या कि हम लोग को ये हिस्सा पूरा का पूरा नागालैंड के अंदर बनाकर दे दिया जाए। तो इससे जो मणिपुर का हिस्सा है वो इनके अंदर आ रहा है, ठीक है, नागालैंड में आ रहा है। तो ये भी एक डिमांड काफ़ी तेज़ी से उठ रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो नागालैंड है वो चाहता था मणिपुर वाला हिस्सा इनके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मणिपुर के अंदर भी क्या हुआ, लगातार लोग ग्रो होते रहे, लगातार यहाँ पर विद्रोह जो ग्रुप है वो बनते रहे। इनका कहना यह है कि ऐसे कैसे, ऐसे तो अगर होगा तो मणिपुर की टेरिटरी को लेकर काफ़ी बड़ा खतरा पहुंचेगा। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न वाला चीज़ें देखने को मिली थी। उसके बाद नागालैंड और कुकी, यानी कि नागा और कुकी दोनों के बीच में लड़ाई भी हो गई थी। नागा कुकी का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब मणिपुर नागालैंड के बीच में विवाद देखने को मिलेगा। तो 1990s की बात है, जो ये नागाज और कुकीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर अलग अलग, आप कह सकते हो क्या हुआ, इसकी वजह से अलग अलग कुकी के इंसर्जेंट्स ग्रुप बनते रहे, अलग अलग सेपरेट ग्रुप बनते रहे, ये अलग से मांग करते रहे। तो ये जो मणिपुर की अलग अलग से मांग है, नागालैंड की अलग से मांग है, चलती रही, ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। लेकिन भारत ने इनको जोड़ के रख रखा है, भारत के साथ ही जोड़ के रख रखा है, इनको स्टेटहुड बना रखा है। स्टेटहुड डे यहाँ पर इनका मनता है और स्टेट का दर्जा हम लोगों ने इनको दे रखा है। क्लियर हुआ? तो अभी तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से इनका इतिहास रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर लगातार विद्रोह वगैरह इंक्रीज हो रहा है। बट क्वेश्चन यह है कि सरकार ने कोई स्टेप्स उठाए या नहीं कि इनको रोकने के लिए। तो पहला मिलिट्री एक्शन लिया गया है सरकार के थ्रू, वो है अफ्स्पा एक्ट। अफ्स्पा एक्ट के बारे में काफ़ी बार हमने पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू कर दिया गया पूरे मणिपुर के अंदर, और मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया बना दिया गया, मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया बोल दिया गया, ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो यहाँ पर जो भी हमारी स्पेशल पावर्स, जो आर्म्ड फोर्सेस होंगी, उन फोर्सेस को पावर दे दी गई कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति सारे लॉ का उल्लंघन करेगा तो उस व्यक्ति को डायरेक्टली गोली मार दी जाएगी, एक वार्निंग देने के बाद। तो सारी पावर्स यहाँ पर फोर्सेस के पास आ गई, और ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है अपने आप में कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट बना रहा। आज के टाइम पर नागालैंड में इसको हटाने की मांग चल रही है, जैसा हम लोग आर्टिकल्स कवर करते रहते हैं, ठीक है, ये बताया गया। तो सरकार ने ये स्टेप उठाया यहाँ पे शांति बनाने के लिए। साथ साथ सरकार ने ऑपरेशन ऑल क्लियर को चलाया। जो असम के राइफल्स हैं, जो आर्मी हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, ऑपरेशन ऑल क्लियर को चलाया पूरे हिल एरियाज़ के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ, जो मिलिटेंट्स थे वो सब यहाँ पर दुपक से गए थे, यह हम लोगों ने देखा है। तो एक ऑपरेशन चलाया गया था सरकार के थ्रू, ताकि यहाँ पर वापस से शांति बनाई जा सके। उसके बाद सरकार ने एक और एग्रीमेंट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं सीज़ फायर एग्रीमेंट। सीज़ फायर एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने बातचीत करी। नागालैंड के अंदर जो NSCN है, जो ये पूरा का पूरा अलग से ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं, इनके साथ हमने एग्रीमेंट किया। इनके साथ अभी तक बातचीत चलती रहती है, ठीक है, ये लोग मांग करते रहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए। उसी प्रकार से हमने मणिपुर के कुकी आउटफिट के साथ यहाँ पर डिस्कशन किया। इनके साथ हम लोगों ने जो ट्राइपरटाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, ये पैक्ट को साइन कर लिया था। कब? 22 अगस्त 2008 में इस पैक्ट को साइन कर लिया गया मणिपुर के साथ में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी है, लेकिन उसके बाद भी पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर बहुत सारा विवाद, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर क्या विवाद है वो यहाँ पर बताया गया, जो कि मैंने आप लोगों को सिंपल से शब्दों में समझा दिया है। बट एक क्वेश्चन और दिमाग में आएगा कि आखिरकार भारत के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंट रीजन है वो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखो भारत के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप लोग देखोगे, इंडिया का जो कनेक्टिविटी है पूरे नॉर्थ इधर की साइड में, पूरे ईस्टर्न कंट्रीज़ के साइड में, जैसे म्यांमार, चाइना, लाओस, थाईलैंड, इनके साथ जो कनेक्टिविटी हमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते के माध्यम से होती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इन कंट्रीज़ के साथ भी हमारे रिलेशन बिल्कुल सही नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन क्या रोल प्ले करता है मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अपने कंट्री के साथ हम लोग इंक्लूड करने के लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं। प्लस जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरा का पूरा है, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। इस पूरे रीजन के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना हुआ है। टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो टूरिज़्म है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अलग अलग नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, नमेरी, ओरंग, दिब्रू साइखोवा, सारे नेशनल पार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लोग आते हैं घूमने के लिए, तो अगेन भारत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम लोग लगातार शांति बना रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर बहुत सारे क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जो ग्रुप्स है वो खड़े हो चुके हैं जो कि अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन की मांग करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर संभाल के रख रहे हैं, अलग अलग अग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। तो मणिपुर के अंदर इंसर्जेंसी का क्या इतिहास है, प्लस कैसे भारत सरकार ने संभाला है, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि मैंने आपको सिंपल से शब्दों में बता दी हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर और अपने वीडियो को करेंगे समाप्त। क्वेश्चन क्या है हमारा, उस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं वीडियो के लास्ट में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा रुकने दो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था जो 2008 में पूछा गया था, जो सेलिन 1 है ये एक लूनर ऑर्बिटर मिशन है, ये कौन से कंट्री को बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, जापान। जापान का जो जाक्सा है, जैसे भारत का इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे जापान का जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इन्होंने यहाँ पर इस ऑर्बिटर एक्सप्लोरर जो कगुआ है, कगुआ भी बोलते हैं इसको हम लोग और सेलिन भी बोलते हैं, तो इसको लॉन्च किया गया था कब? तो सितंबर 14, 2007 के अंदर में। और इसका जो मिशन का ऑब्जेक्टिव है वो है कि मून का ओरिजिन कैसे हुआ है उसको हमें समझना, ठीक है। लूनार ऑर्बिटर मिशन है तो ऑब्वियस सी बात है मून के ओरिजिन को समझने के लिए वर्क करता है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।